गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 के ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर परिचर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए उन राजकीय परामर्शदाताओं की संस्था है जो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और जिन्हें कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त है। कहने का मतलब मंत्रिमंडल जो है वो क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए कुछ व्यक्तियों का समूह है जो कि कॉमन सभा, जो ब्रिटिश संसद का जो निम्न सदन है, उसके प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटेन में ये जो मंत्रिमंडल है उसने भी विकास, मतलब उसका भी विकास हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पूरा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा ही उसका विकास ही हुआ है। तो मंत्रिमंडल है उसका भी ओवर द ईयर्स विकास हुआ है। हम अगर इसके उदय की बात करें तो मंत्रिमंडल का उदय हम प्रिवी काउंसिल जो संस्था है उससे हम इसका उदय मानते हैं। हम अगर उससे भी पहले जाएं तो प्राचीन समय में सम्राट जो है क्यूरिया रेगिस नामक संस्था से जो है वो सलाह विमर्श करता था। लेकिन ये जो क्यूरिया रेगिस थी ये एक बहुत बड़ी संस्था थी और राजा के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उन सबसे सलाह करे। तो लेटर ऑन ये जो क्यूरिया रेगिस थी ये स्मॉल उसमें कन्वर्ट हुई जिसे कि नाम दिया गया प्रिवी काउंसिल। ये जो प्रिवी काउंसिल थी ये इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ी संस्था थी। तो राजा जो था वो अब इस पूरी प्रिवी काउंसिल से जो है वो सलाह विमर्श न करके वो लिमिटेड जो है प्रिवी काउंसिल के लिमिटेड लोगों से सलाह विमर्श करने लगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो प्रिवी काउंसिल थी ये राजा के लिए, मैंने आपसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी संस्था से सलाह विमर्श करना। तो राजा कुछ लिमिटेड लोगों से जो है वो सलाह विमर्श करने लगा। चार्ल्स सेकंड के समय जो है हम मंत्रिमंडल की जो है शुरुआत मान सकते हैं। चार्ल्स सेकंड जो था वो 5 मंत्रियों से सलाह विमर्श करता था और उन 5 मंत्री के जो इनिशियल नाम थे वो CABAL, यानी 5 के नाम की, एक का C से, एक का A से, एक का B से, अगेन एक का A से और एक का L से। तो इनिशियल नाम जो थे उन 5 मंत्रियों के वो कैबिल जो थे इन शब्द से थे। तो यही जो कैबिल है लेटर ऑन जो है वो कैबिनेट में कन्वर्ट हो गया। हम जो विशेषताएं बताते हैं ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल की, वो सारी विशेषताएं भी ब्रिटेन में ओवर द ईयर्स डेवलप हुई है। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। चार्ल्स फर्स्ट के जो शासनकाल था उसमें जो पार्लियामेंट थी उसने स्टेफर्ड नाम के मंत्री जो था उसके विरुद्ध कार्रवाई की कि स्टेफर्ड ने सम्राट को गलत परामर्श दिया। इसी तरह से चार्ल्स सेकंड के टाइम पे भी डैनबी पर जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो ये सिद्धांत जो है इंग्लैंड में स्टैब्लिश हो गया कि जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। यूजुअली जो मंत्रिमंडल है वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एक ही दल से उस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। पहले जो थे मंत्रिमंडल दोनों ही दलों से, पहले इंग्लैंड के अंदर टोरी और विग ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी और विलियम थर्ड जो था वो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से इन मंत्रिमंडल के सदस्यों की सदस्यों को अपॉइंट करता था। लेकिन इससे बहुत इनकन्वीनियंस होने लगी, इसलिए 1693 ऑनवर्ड्स विलियम थर्ड ने जो है मंत्रिमंडल का गठन जो है विंग पार्टी से ही करने की शुरुआत करी और उस समय जो थी ये विंग पार्टी को ही कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त था। तो ये भी एक परंपरा बन गई कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही दल के होते थे और वो दल कौन सा, जिस दल को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त हो।
तीसरी जो इम्पोर्टेंट फीचर होती है कैबिनेट सिस्टम का कि इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, न कि राजा का। ये भी परंपराओं के आधार पर इंग्लैंड में इसका विकास हुआ। एक्चुअल में जो जॉर्ज किंग थे उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो उन्होंने क्या करा, मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया। जॉर्ज किंग से पहले तो जो राजा था वही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था, लेकिन चूंकि जॉर्ज को इंग्लिश नहीं आती थी तो उसने इन बैठकों की अध्यक्षता नहीं करी और उसने एक व्यक्ति नियुक्त करा। वो व्यक्ति था वॉलपोल। इसको नियुक्त करा कि वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उसकी अध्यक्षता करे और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मंत्रिमंडल में उससे वो उन्हें अवगत कराए। तो इंग्लैंड में ये परंपरा बन गई इसके बाद से कि अब जो है राजा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता था। और ये जो वॉलपोल है ये फर्स्ट पीएम के रूप में जो है ये मतलब इसको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। और इसी के बाद से जो है अब मंत्रिमंडल की भी जो बैठकें थी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाने लगी। तो उसको जो नेतृत्व है मंत्रिमंडल को, जो लीडरशिप है, उसको प्रोवाइड करने का काम अब किंग द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाने लगा। इसी तरह से ये जो वॉलपोल था उसने अपना जो निवास स्थान था वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट बनाया और तब से ही पीएम का जो निवास स्थान है इंग्लैंड में वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ही है। हालांकि किंग को सपोर्ट था वॉलपोल का, लेकिन संसद ने जो है वॉलपोल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। जो है उसको संसद को वॉलपोल पर विश्वास नहीं था, तो और उन्होंने वॉलपोल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वॉलपोल ने तो इस्तीफा दिया ही, उसके साथ साथ जो संपूर्ण मंत्रिमंडल था इंग्लैंड में उसने इस्तीफा दे दिया। तो जो लीडरशिप थी पीएम की ये इसी से ये आइडेंटिफाई हुई। तो कहने का क्या मतलब है कि जो पूरा कैबिनेट सिस्टम है इंग्लैंड में उसका भी जो उदय है वो हिस्ट्री में हुआ है और जो कि धीरे धीरे वहां पर परंपरा ही बन गई। अब हम इस मंत्रिमंडल व्यवस्था को समझें कि कैबिनेट सिस्टम होता क्या है और इंग्लैंड में जो कैबिनेट इतनी इम्पोर्टेंट है वो है क्या। अगर हम कैबिनेट सिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो पूरी दुनिया में जो है इस कैबिनेट सिस्टम को हम जिसको संसदीय व्यवस्था भी कहते हैं उसका जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से ही हुआ है और पूरी दुनिया ने उसे वहीं से ही अपनाया है। तो इसकी विशेषताएं क्या है जो इंग्लैंड में पाई जाती है। पहली है कि सम्राट बैठकों में हिस्सा नहीं लेता। मैंने आपको बताया ओवर द ईयर्स चूंकि किंग जॉर्ज को इंग्लिश नहीं आती थी तो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया। तभी से ये परंपरा बन गई कि सम्राट जो है बैठकों में हिस्सा नहीं लेता। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि ये जो पूरा मंत्रिमंडल है वो इकाई के रूप में जो है कार्य करता है। मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में अपना कार्य करता है। यदि शासन के कोई कार्य पर सफलता मिलती है तो पूरा मंत्रिमंडल उसका श्रेय लेता है और अगर कोई कार्य गलत हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल की ही निंदा की जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध पास होता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही जो है वो इस्तीफा दे देता है। इसीलिए इंग्लैंड में कहा जाता है कि ये जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं ये 7 तैरते और 7 डूबते हैं। ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं मंत्रिमंडल के ये गोपनीयता के रूप में कार्य करते हैं। इनकी बैठक्स में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें ये इंटरनली अपने सारे सजेशंस को ओपनली देते हैं मीटिंग्स के अंदर, लेकिन जैसे ही मीटिंग ओवर हो जाती है तो बाहर आके मीटिंग के बाहर जो भी डिसीजन लिया जाता है मीटिंग के अंदर उसको ये सब सपोर्ट करते हैं और मीटिंग के अंदर की जो सीक्रेसी होती है उसे मेंटेन करते हैं। कैबिनेट सिस्टम
में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। चूंकि मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाती है और प्रधानमंत्री बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। मोरोवर, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो इसका एक विशेष स्थान होता है और ये मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट कि ये जो मंत्रिमंडल है इसमें राजनीतिक से जातीयता होती है, यानी कि ये जो मंत्रिमंडल है ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। चूंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं तो इनकी विचारधारा एक सी होती है, इनके उद्देश्य एक होते हैं और समस्याओं का जो समाधान है उसके जो तरीके हैं उसकी सोच भी इनकी मोर और लेस एक होती है। ये जो मंत्रिमंडल होता है इंग्लैंड का, इसका व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो ब्रिटिश संसद के सदस्य होते हैं। ब्रिटिश संसद के जो दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्यता उन्हें प्राप्त करनी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय ब्रिटिश संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे लॉर्ड सभा या कॉमन सभा की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य हैं। ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, चूंकि उनका व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध होता है, वो उसके सदस्य भी होते हैं और अल्टीमेटली उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायित्व भी होते हैं। ये जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है इनका उत्तरदायित्व दोहरा है। वैधानिक रूप से अगर मैं बात करूं, लीगल रूप से, तो वैधानिक रूप से तो ये राजा के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन्हें राजा के मंत्री कहा जाता है। राजा इन्हें नियुक्त करता है और जो राजा है वही इंग्लैंड का जो है संवैधानिक प्रधान है। इसलिए वैधानिक रूप से जो मंत्रिमंडल है वो राजा के प्रति उत्तरदायी है, किंतु वर्तमान समय में ये जो वैधानिक उत्तरदायित्व है वो केवल नाम मात्र का है और जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है मंत्रिमंडल की वो कॉमन सभा के प्रति है। पहले जो मंत्रिमंडल था वो संसद के प्रति उत्तरदायी था, यानी दोनों सदनों के प्रति, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम जो थे उसने कॉमन सभा की शक्तियों को सीमित करा और वर्तमान समय में जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। अब सवाल ये होता है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है। ब्रिटेन के अंदर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को सम्राट आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, अगर मैं बात करूं तो अपनी एक सूची सौंपता है सम्राट को और उस सूची के अनुसार ही जो है सम्राट मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। क्वीन विक्टोरिया के बाद जो है किसी भी राजा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं करा और जो सूची प्रधानमंत्री द्वारा सौंपी जाती है उसी सूची के अनुरूप जो है सम्राट मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जो है जब अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो वह अपने दल के महत्वपूर्ण नेता, विशेषज्ञ, विशेष हितों के प्रतिनिधियों के जो व्यक्ति है उन्हें लेता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हों उसकी कैबिनेट में वह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हों, विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हो और वो अपने अपने जो क्षेत्र है उसमें वो दक्ष हों, जिससे प्राइम मिनिस्टर को
जो है वो अच्छी तरह से एडवाइस कर सके। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर अपने ही दल से जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो है वो गठन करता है। अगर मैं मंत्रिमंडल के कुछ पद बताऊं तो उसके अंदर जो मेजर पद होते हैं, पहला तो होता है प्रधानमंत्री का, फिर चांसलर ऑफ एक्सचेकर जिसको हम वित्त मंत्री कह सकते हैं, फिर गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेश विभाग का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, इस तरह से आदि जो है ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। आशा करती हूँ आज का ये जो व्याख्यान है ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का उदय किस प्रकार हुआ और ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर जो है परिचर्चा की। आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।